Hello students, today we are going to study science. Take out your science book and open chapter number 4, page number 37. This is your chapter number 4, sorting materials into groups. This is your fourth chapter. ये आपका चौथा चैप्टर है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. इसको आप खोल लें और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे. इसमें खास तौर पे जो चैप्टर में हमें जानना है वो जो है हमें क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है किसी जो है ग्रुपिंग करने की मटेरियल्स की, क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन करने के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे. टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. आइए थोड़ा सा हम पढ़ें इसको और पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे. We can see innumerable things around us such as chairs, bullock cart, cycles, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. जैसा कि हम जानते हैं कि देखते हैं हम आसपास अलग अलग तरीके के जो है चीज़ें हमारे आसपास हैं. अगर आप देखें तो ध्यान से देखें तो चेयर है, फर्नीचर है, साइकिल है और किचन में अलग अलग बर्तन हैं, आपके किताबें हैं, अलग अलग तरीके की किताबें हैं, कपड़े हैं, टॉयज़ है, पानी है, स्टोन्स है. तो तमाम डिफरेंट तरीके के ये मटेरियल्स हैं. अब इन मटेरियल्स को all these objects have different shapes, size, colors and uses. अब इनमें अलग अलग जो मटेरियल है इनके जो है अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग शेप है, अलग अलग इनका करेक्टरिस्टिक्स है. तो सवाल ये है कि ये जो अलग अलग शेप, साइज, कलर और यूजेस के मटेरियल हैं तो इनको हम आसानी से किसी ग्रुप में उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग रख सकते हैं. जैसे कि अगर किचन का बर्तन है तो उसको हम जो है यूटेंसिल के जो है ग्रुप में हम रख सकते हैं. और उसके बाद से जो है अगर फर्नीचर का है तो फर्नीचर के ग्रुप में जो चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, इस तरह की तो इसमें हम रख सकते हैं. और अगर ईटेबल्स है, अगर कोई खाने वाली चीज़ें हैं जैसे नमकीन है, बिस्किट है या जो है आपका चीज़ है, बर्गर है, तो ये ईटेबल्स में के हम ग्रुप में रख सकते हैं. तो वी कैन क्लासीफाई दीज ऑब्जेक्ट इन वेरियस ग्रुप बेस्ड ऑन सच फीचर्स. दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. इसी को सॉर्टिंग करते हैं, यानी छाटना, छटैया करना, छाटना, सॉर्टिंग करके इनको पर्टिकुलर ख़ास ग्रुप में रखना कि ये जो है खाने वाला आइटम है, ये पीने वाला आइटम है, ये जो है साफ़ करने वाला आइटम है, ये जो है किचन के आइटम्स हैं, ये जो है लिविंग रूम्स के आइटम हैं. तो इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं. सॉर्टिंग यानी किसी चीज़ को छाटना और उसको ग्रुप में रखना, तो सॉर्टिंग इसको कहते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम वी ग्रुप थिंग्स एज पर आवर ओन कन्वीनियंस. ज़्यादातर टाइम जो है हम चीज़ों को अपने आराम, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम उनको ग्रुप में रखते हैं. सॉर्टिंग मेक्स आवर लाइफ मोर ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डरली. और ये सॉर्टिंग जो है ये जो है हमारे लाइफ को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और ये जो है ऑर्डर में रखता है, यानी क्रम में रखता है. प्लेसिंग या सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग. ग्रुपिंग एक वर्ड है जो ग्रुपिंग ये जो है सिमिलर चीज़ों को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखने को ग्रुपिंग कहा जाता है. तो ये
आप किसी चीज़ को छाट करके, सपोज दैट कि आपने शुगर ले लिया, आपने ऑयल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल, सपोज दैट मस्टर्ड ऑयल ले लिया, आपने साल्ट ले लिया, आपने बिस्किट ले लिया, तो ये आपने छाट लिया सॉर्टिंग के थ्रू और इसको एक ग्रुप में आपने रख दिया, उस ग्रुप का नाम रख दिया ईटेबल्स। ठीक है, तो इसको आपने एक ग्रुप में रख दिया क्योंकि ये खाने वाली चीज़ें हैं। इसी तरह आपने कोई और भी चीज़ उठा ली और सपोज दैट कि आप डेकोरेटिव, आपने ड्राइंग रूम के लिए लिविंग रूम का एक ग्रुप बना लिया, उसमें आपने चेयर और फर्नीचर, सोफ़ा सेट, टेबल, तो ये एक लिविंग रूम का एक ग्रुप बना लिया, उसमें ये सारी चीज़ें आपने रख दी। तो ये आपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या उसके नेचर के अकॉर्डिंग, सेम नेचर के सेम जो है चीज़ें आप एक ग्रुप में आपने उसको रख दिया। दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर फास्ट टू फाइंड थिंग्स व्हेन वी नीड देम। ग्रुपिंग से क्या है कि जब हमें कोई चीज़ ढूंढना पड़ता है तो आसानी से, अगर किसी को हमने ग्रुप में रखा हुआ है, सपोज दैट एक खाने का आइटम हमने ग्रुप में रख के और एक जगह खास एक जगह रख दिया, इसको किचन में या फ्रिज में हमने उसको रख दिया, तो जब भी हमें खाने की कोई ज़रूरत होगी तो हम फ्रिज या किचन में के पास में जाएंगे और वहाँ से वो खाने का मटेरियल हम उठा के और खाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम इसको क्लासिफाई ठीक से नहीं करेंगे, अगर ग्रुप में नहीं रखेंगे, सपोज दैट कि आपने खाने का आइटम एक आपने बेडरूम में रख दिया, एक आपने जो है ड्राइंग रूम में रख दिया, कुछ सामान जो है आपने किचन में रख दिया, कुछ सामान आपने फ्रिज में रख दिया, कुछ सामान आपने कबर्ड में रख दिया। तो अब सपोज दैट कि आपको भूख लगी तो आप जो है बर्गर आपको चाहिए तो आप फ्रिज में ढूंढ रहे हैं, फिर आप कबर्ड में जाके ढूंढ रहे हैं, फिर आप जाके किचन में ढूंढ रहे हैं, फिर आप लिविंग रूम में जाके ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा है, फिर लास्ट में आप जाते हैं बेडरूम में, तो वहाँ पे जाके आपको बर्गर मिलता है। तो आपकी एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो गई कि आप इधर उधर भागते रहे, अल्टीमेटली जाके वो आपको बेडरूम में मिला। तो ये सारी चीज़ें ये हैफेजर्ड वे में ना हो, यानी आपको परेशान ना होना पड़े और आपको पता हो कि ये खाने वाली चीज़ें आपने एक जगह इकट्ठे रखी हुई हैं और वो है किचन। तो आप किचन में जाएंगे, वहाँ से आप जो है इन सारी चीज़ों को एक ही जगह पे आप ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ पे आप जो चाहिए वो आप खा लीजिए। तो ये आप हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए होता है। ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुपिंग कैन बी सीन इन सुपर मार्केट। और इसी तरह अगर आप दुकानों पे जाइए या सुपर मार्केट में जाइए, मॉल्स में जाइए, तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि अगर नमकीन का सेक्शन है, नमकीन का सेक्शन में जाइए तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सिर्फ नमकीन आपको मिलेंगे। ओके, वहाँ पे जितने वैरायटी के नमकीन होंगे, उस नमकीन का ये ग्रुपिंग किया हुआ है, क्लासिफिकेशन किया हुआ है, यहाँ पे नमकीन मिलेगा। फिर उसके बाद सपोज आप साल्ट के सेक्शन में जाइए तो वहाँ पे आपको साल्ट डिफरेंट ब्रांडेड के साल्ट मिलेंगे। इसी तरह बिस्किट के सेक्शन में जाइए तो यहाँ पे डिफरेंट जो है बिस्किट मिलेगा। हाँ? आपको मोनाको मिलेगा, आपको क्रैक जैक मिलेगा, आपको पार्ले मिलेगा, आपको पॉपकॉर्न ट्रीट मिलेगा, आपको जो है और भी तमाम तरीके के। आप इस बिस्किट का भी सेक्शन अलग कर सकते हैं कि ये साल्टी बिस्किट है और ये मीठा बिस्किट है। तो यहाँ पे मीठा बिस्किट मिलेगा, यहाँ साल्टी बिस्किट मिलेगा। इसको भी बिस्किट को सब सेक्शन में डिवाइड करके एक तरह के बिस्किट को, नमकीन बिस्किट और मीठा बिस्किट एक जगह किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप जो है टॉयलेटरीज में सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे टॉयलेट के सोप है, डिटर्जेंट्स है और तमाम ब्रश और सारी चीज़ें वहाँ पे आपको
मिल जाएगी टॉयलेटरीज में। इसी तरह अगर फूड आइटम में आप जाते हैं तो फूड आइटम में आपको वहाँ पे डिफरेंट फूड आइटम्स आपको वहाँ पे सेक्शन में मिलेगा। तो ये जो है अलग अलग सेक्शन में रखा गया है कि आपको परेशानी ना हो। अगर ऐसा ना होता तो आप नमकीन, एक ब्रांड की नमकीन यहाँ तरीके की मिल रही है तो एक ब्रांड की नमकीन यहाँ मिल रही है, यहाँ मिले, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। आप ढूंढते रहते हो उस जो है सुपरमार्केट के बाज़ार में आप जो है ढूंढते रहेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ है, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कौन सा आइटम कहाँ पे है। तो ये जो है ग्रुपिंग का, क्लासिफिकेशन का ये एडवांटेज है। We'll find food items kept in one portion, toiletries kept in another portion, and stationery items in separate portion. Arranging things in various groups make it easier to find items of different types. तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग। अब देखिए यहाँ पे आप खुद कर लें, यहाँ पे अलग अलग आइटम है, इसको पिक्चर को देखिए, इसको ग्रुप में करिए कि देखिए यहाँ पे खेलने वाला आइटम भी है, स्टेशनरी भी है, यहाँ पे खाने पीने वाला भी आइटम है और चेयर भी है। तो इसको आप खुद करिए, अरेंज इनटू ग्रुप्स एज यू लाइक, राइट डाउन और यू हैव ग्रुप देम इन योर नोटबुक। ओके, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का महत्व क्या है? द मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी की बेसिस पे किसी पर्टिकुलर चीज़ को वो जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखने के मेथड को क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अभी जो हमने देखा एग्जांपल, वो क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग का ही जो है एग्जांपल था। यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जांपल। The things in your house are the most common example. You classify a group them while arranging them. You keep the utensils in the kitchen, the books in the study room, and the bed in the bedroom. You would be very irritated if you found your shoes on the dining table and utensils in the drawing room. तो घरों पे अगर आपने देखा तो हर चीज़ का एक क्रम है, एक जो है उसको रखने की जगह है। इसी को आप क्लासिफाई करके हर चीज़ों को आप रखते हैं, ग्रुप में रखते हैं। तो जैसे कि आप खाने की चीज़ें आप किचन में रखेंगे, बर्तन है तो उसको किचन में रखेंगे, और अगर बुक्स है तो इसको स्टडी रूम में रखेंगे। इसी तरह अगर कोई जो है बेडिंग्स है या बेडशीट है या इस तरह के आइटम है तो आप बेडरूम में रखेंगे। और अगर आप शूज़ है या स्लीपर्स हैं तो उसको अलग बाहर किसी सेक्शन में आप एक जगह आपने उसको रखने की जगह बनाई हुई है, वहाँ पे रखेंगे। लेकिन ये अलग अलग जगह बनी हुई हैं आपको कि आपको अपना पेस्ट, ब्रश, इस तरह की चीज़ें भी आपने बना रखा हुआ, सोप्स वगैरह भी आपने बना रखा हुआ, सोप, शैम्पू वगैरह, तो ये आपने जो है बाथरूम में रखने की जगह बना के रखी हुई है। तो लेकिन अगर ये सपोज दैट ये सिचुएशन जो है, ये जो है सोप आपके बाथरूम में ना हो करके आपके बेडरूम में मिले, और आपका जो है पिलो आपके स्टडी रूम में मिले, या आपकी बुक्स जो है आपका जो है उन जगहों पे मिले जहाँ पे आप शूज़ रखते हैं, तो क्या होगा? या आपका जो है झाड़ू आप जो है बाहर कहीं किसी कोने में रखते हैं, तो झाड़ू कहीं आपके डाइनिंग रूम में मिले तो कैसा होगा? तो आप गुस्से से पागल हो जाएंगे कि ये सब क्या है। तो इन सारी चीज़ों को एक ग्रुप में रखते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसकी ग्रुप क्या है कि खास उसकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटी, मेरिट और डीमेरिट के आधार पर इसका ये गुण है, ये झाड़ू लगाया जाएगा तो इसको यहाँ पे रखना है। ये चप्पल, जूते और सैंडल्स हैं तो इसको घर के बाहर दरवाजे के किनारे ही आप जो है उसके लिए एक सेक्शन आप बनवा के रखे हुए हैं, वहाँ पे ही उतार दिया जाएगा। ठीक है,
और आपकी जो किताबें हैं वो आपकी स्टडी रूम में ही रखी जाएंगी, ताकि जब आपको पढ़ना हो तो वहाँ पे सारी किताबें आपको मिल जाए। तो ये आप एक तरह से ग्रुप में सारी चीज़ें रखते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन हम कहते हैं। क्लासिफिकेशन आल्सो एनेबल अस टू मेक ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। क्लासिफिकेशन इस चीज़ को भी हमें बताता है कि कैसे किसी पर्टिकुलर खास चीज़ को सिस्टमेटिक स्टडी कैसे करना है। सपोज दैट इफ़ यू ऑब्जर्व द वे थिंग्स हैव बीन स्टॉक्ड इन योर किचन, यू विल फाइंड दैट वेरियस आइटम आर क्लासिफाइड। तो इसके उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए, अगर आप ऑब्जर्व करें किचन में कि जो है तमाम चीज़ें कैसे वहाँ पे रखी गई हैं, तो आप देखेंगे कि अलग अलग आइटम वहाँ पे की क्लासिफाई करके रखी हुई हैं। वो जो है सर्टेन आइटम आर क्लासिफाइड एज स्पाइसेस एंड स्टॉक टुगेदर। तो आपने देखा किचन में यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस जो है एक जगह उसको रखा जाएगा। ये अलग अलग स्पाइसेस एक जगह आपने देखा एक सेक्शन में रखा हुआ। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो है अदर फूड आइटम्स का है, सपोज कि राइस रखे हुए हैं, तो ये डिफरेंट राइस है, ये बासमती राइस है, ये खंडा है, ये जो है आपका काला नमक राइस है। तो ये राइस का भी सेक्शन बना हुआ है। इसी तरह आपको ये जो है टी कॉफ़ी का सेक्शन बना हुआ है, हाँ, कि ये टी कॉफ़ी यहाँ रखा जाएगा। शुगर का सेक्शन अलग बना हुआ है। तो ये वहाँ पे आप जाएंगे तो किचन में भी अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, और वहाँ पे उसके मेरिट के अकॉर्डिंग, उसके गुण के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को क्लासिफाई करके रखा गया है। तो वहाँ पे किचन में जो भी है, अदरवाइज़ ये क्लासिफाई करके ना रखा जाए तो खाना बनाते वक्त पता चला कि वहाँ पे नमक की ज़रूरत है और नमक ढूंढने में दिक्कत हो रही है, और पता चला कि खाना बेकार हो गया, या फिर जो है उसमें किसी और साल्ट की ज़रूरत है या स्पाइसेस की ज़रूरत है, और स्पाइसेस पूरा डिस्टर्ब है, नहीं मिल रहा है, तो परेशानी हो जाएगी। तो खाना बनाने वाले के लिए, जो किचन में काम करता है, उसके लिए मुश्किल होगी। अदर आइटम में भी required for common activities, say making a tea, hence these are stored together. You also classify your item, arrange your study table in such a way that you do not have to waste time trying to locate a given item. और इसी तरह आप अगर अपने स्टडी रूम या स्टडी टेबल जो है, अगर किसी का स्टडी रूम नहीं है, स्टडी टेबल ही है, तो उस टेबल पे भी आप अरेंज करते हैं कि आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे साइंस की बुक्स होंगी, यहाँ पे आपकी एसएसटी की बुक्स होंगी, यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की बुक होगी, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बुक होगी, यहाँ पे हिंदी की बुक होंगी, यहाँ पे उर्दू की बुक होगी, यहाँ पे फिजिक्स की बुक होगी या केमिस्ट्री की बुक होगी। और यहाँ पे हम खास पर्टिकुलर यहाँ पे हम अपने स्टेशनरी को हम रखेंगे, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल, ठीक है। तो ये आपको स्टडी टेबल को आप उनके बुक्स के मेरिट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कि किस किताब को हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी। सपोज कि आपको साइंस की किताबों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप उसको इस तरह उसको रखेंगे कि वो हमें आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। तो ये आपको उसको क्लासिफाई करके स्टडी टेबल पे या स्टडी रूम में भी अपनी बुक्स को रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, हम इसको कर लें। A few materials are given below. Now think, write down the different objects that can be made from each material. यहाँ पे देखिए मटेरियल लिखा हुआ है, और इस मटेरियल से क्या चीज़ें बन रही हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, वुड से क्या बनता है, यहाँ पे फर्नीचर बनता है। तो यहाँ पे फर्नीचर टेबल, चेयर आप ये लिख सकते हैं। तो वुड से फर्नीचर बनता है। प्लास्टिक से क्या बनता है, पॉली बैग,
ग्लास से आपका मिरर बनता है। पॉलिस्टर से आपका क्लॉथ बनता है, कपड़ा। आयरन से आपका चैनल गेट, फ्रंट गेट, मेन गेट बनता है। स्टील से आपका यूटेंसिल, लेदर से आपका शू बनता है, शू, बेल्ट, ईटीसी, शू, लेदर जैकेट, इस तरह के। गोल्ड से ज्वेलरी, अब यहाँ पे आ रही है फ्यू ऑब्जेक्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बना हुआ है। राइट डाउन द डिफरेंट मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू मेक अदर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए टेबल किस चीज़ से बना हुआ है, वुड से बना हुआ है। वाटर बॉटल ये किस चीज़ से बना हुआ है, प्लास्टिक से। वॉल क्लॉक ये प्लास्टिक यानी फाइबर प्लास्टिक से बनता है, तो ये भी प्लास्टिक आप लिख दीजिए ब्रैकेट में, फाइबर, यानी फाइबर खासतौर पे हार्ड फाइबर से बना होता है। रबर ये रबर प्लांट से बनता है, तो रबर ही लिख दें, रबर प्लांट लिख दें तो भी चलेगा, रबर प्लांट से बनता है। विंडो ये आयरन से बनता है, विंडो। पेंसिल ये जो है वुड एंड ग्रेफाइट, वुड प्लस ग्रेफाइट, यानी लकड़ी होता है उसके अंदर ग्रेफाइट डाल के पेंसिल बनाया जाता है। टेनिस बॉल, टेनिस बॉल ट्रेडिशनल टेनिस बॉल जो है ये जो है लेदर के होते हैं, मतलब ये रबर खासतौर पे यूज होता है, रबर टेनिस बॉल में। डॉल जो है प्लास्टिक के बनते हैं और कपड़े के, क्लॉथ के भी बनते हैं। ये दो तरह के डॉल होते हैं, डॉल कपड़े के भी बने होते हैं और प्लास्टिक के भी बने होते हैं, तो ये मटेरियल यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। All objects around us are made of one or more material. These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. The importance of a material depends upon its utility, which in turn depends upon its property. For example, we cannot make tools out of rubber as it is not hard. We cannot make cooking utensil out of wood as they will catch fire easily. Let us study some important properties of different materials. यहाँ पे क्या है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं, जैसे कि ग्लास जो है मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड या सॉइल, अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और एक जो है मटेरियल जो है, अब जैसे कि हम घर के बर्तन को लकड़ी का नहीं बना सकते। लकड़ी का अगर बर्तन बना होगा तो हम उसको खाना बनाएंगे तो आग पकड़ लेगा, ठीक है। इसी तरह हम किसी टूल को, किसी औजार को रबर का नहीं बना सकते। सपोज दैट कि आप सीज़र है, तो सीज़र जो है आप जो है ये आयरन का बना होता है, तो सीज़र जो है आप खासतौर पे उससे नहीं बना सकते, आप रबर से नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो है रबर ये सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है, तो ये किसी चीज़ को काट ही नहीं पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो अलग अलग जो चीज़ें हैं, ये उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही उन चीज़ों से, किन मतलब चीज़ों से बनी है कि उसका जो यूज़ है तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर आपको आरी चाहिए तो आरी आपने रबर की या प्लास्टिक की बना दी तो उस आरी से कटेगा नहीं, ठीक है। अगर आपने हथौड़ा जो है आपने मिट्टी का बना दिया
तो मिट्टी का हथौड़ा जब आप चलाइएगा तो वो चीज़ टूट जाएगी, हथौड़ा टूट जाएगा, चीज़ नहीं टूटेगी। या जो अगर आपको काटी गाड़ना है तो काटी गड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ है, तो हथौड़ा पहले ही टूट जाएगा। तो हथौड़े की ज़रूरत क्या है कि हथौड़ा लोहे का, उसका जो एक पोर्शन है जिससे हिट करते हैं वो लोहे का बना हो, और उसमें जो पकड़ने वाला हत्था है वो लकड़ी का बना हो, तो वो जो है हमारा काटी गड़ जाएगा, या किसी चीज़ को हमें ठोकना हो तो हम ठोक पाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे अलग अलग जो मटेरियल हैं उसको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे देखें 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी हमें समझना है, और ओपेक एंड ट्रांसलूसेंसी, ये 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं खासतौर पे किसी भी मटेरियल की, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। वी विल रीड इन द चैप्टर ऑफ लाइट दैट डिफरेंट मटेरियल बिहेव डिफरेंटली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। ठीक है, आपको ये लाइट जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझाई जाएगी कि चीज़ें हमें कैसे दिखती हैं, कि जो है हम लाइट उस चीज़ से टकराती है, टकरा के हमारे आँखों तक आती है, तब वो चीज़ हमें दिख पाती है। तो ये लाइट के सेक्शन में हमें जो है बताया जाएगा कि कोई भी चीज़ देखने के लिए हमें चाहिए कि वो लाइट उस पर पड़ती है, लाइट जाके जहाँ से वो टकरा के हमारे आँखों तक आती है, तो वो ऑब्जेक्ट, वो चीज़ हमें दिखने लगती है। तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी को समझेंगे कि क्या होता है ट्रांसपेरेंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है सपोज दैट, और यहाँ पे ये लाइट है, और लाइट यहाँ से जा रही है, और ये लाइट जो है ये इससे लाइट पूरा इससे टकराने के बाद इसके आर पार चली जाती है, तो हम इसके दूसरी ओर भी हम देख पाएंगे, यानी ये लौट के नहीं आती है। तो ये क्या होगा कि इफ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। यानी पूरी लाइट अगर ये पार करके चली जाती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, यानी लाइट उस पर पड़ने के बाद उसके पार हो जा रही है। जैसे कि ग्लास है, अगर ग्लास को हम लें तो ग्लास के हम दूसरी ओर भी देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि लाइट उस पर पड़ने के बाद उसके पार चली जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लास है, इस ग्लास से पूरा जो है दूसरे साइड में चली जा रही है, तो ये ग्लास क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ। ये ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आर पार ये हम उससे देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम जो है ऐसा मटेरियल लें, सपोज दैट कि आप जो है अगर कोई चीज़ हम लें, सपोज दैट कि जो वी कैन सी थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज एयर, वाटर एंड ग्लास, इफ़ वी नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑपेक। और इसी तरह अगर हम सपोज दैट कि लाइट डालते हैं और यहाँ से पार है, सपोज दैट कि दीवार है, हाँ, एक वॉल है, और वॉल पे हम जो है लाइट डाल रहे हैं, लाइट जा रही है वॉल पे, ये वॉल पे जा रही है और लाइट फिर वापस आ जा रही है, लाइट टकराने के बाद फिर वापस आ जा रही है, लाइट टकराने के बाद वापस आ जा रही है। और जब ये वापस आ रही है इसका मतलब कि ये हमें दीवार दिखने लगेगा, ये ओपेक है। दीवार क्या है, ओपेक है, यानी इसके पार नहीं देखा जा सकता, इसके उस पार नहीं देखा जा सकता है। तो ये वॉल जो है ओपेक है, ठीक है। इफ़ नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड ऑपेक, ठीक है। इफ़ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ओके। ट्रांसपेरेंट क्या, पूरी की पूरी लाइट उससे होकर के चली जा रही है। लेकिन ओपेक में क्या है कि पूरी पूरी लाइट गिर रही है और फिर वापस आ जा रही है, पार नहीं हो पा रही, लाइट जो है उसके पार नहीं जा पा रही है, दूसरी ओर नहीं जा पा रही है, दैट इज कॉल्ड ओपेक। एक तीसरे तरीके का और आइटम है, वी कैनट सी थ्रू एन ओपेक मटेरियल सच एज कार्डबोर्ड, मिल्क, स्टोन एंड मेटल। इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्शियली, सपोज दैट कि आपका ऐसा ग्लास है और जो टिल्टेड है, जो हल्का सा, जिसको क्या कहते हैं कि फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो इसमें क्या है कि लाइट, थोड़ी सी लाइट पार हो जा रही है, थोड़ी सी लाइट पार हो रही है और बाकी वापस आ जा रही है, यानी
थोड़ा सा पार ये लाइट जा रही है लेकिन पूरी लाइट नहीं जा पा रही है, तो इसको क्या कहेंगे कि ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो इसको ट्रांसलूसेंट हम कहेंगे, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, ये जो तीन चीज़ें हैं जिसको हमें अच्छे से समझ लेना है। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसको। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होगा, यानी पूरी लाइट जब आर पार चली जा रही है, जैसे कि अगर मिरर है, सॉरी ग्लास है हमारा, और जो है वाटर है, एयर है, तो आप देखते होंगे कि ये जो है ट्रांसपेरेंट है। और अगर लाइट नहीं जा पा रही है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि दीवार है या तो वहाँ से कार्डबोर्ड है या मिल्क है, स्टोन है, मेटल है, तो वहाँ से लाइट जा नहीं पा रही है, वापस आ जा रही है, तो ओपेक है वो। और इफ लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट पार्शियली इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। वी कैनॉट क्लियरली सी थ्रू ए ट्रांसलूसेंट मटेरियल सच एज फ्रॉस्टेड ग्लास, टर्बिड वाटर, डस्ट, लेड एंड एयर, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसपेरेंसी के बारे में थी। इस पे आप एक टेस्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कोई एक पीस ऑफ ग्लास, क्लियर ग्लास ले लें, कार्डबोर्ड ले लें, ऑयल पेपर ले लें, टॉर्च ले लें, ठीक है। पीस ऑफ क्लियर ग्लास, ए कार्डबोर्ड, ऑयली पेपर, टॉर्च, यहाँ लेके आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आप अगर इसे टॉर्च को क्लियर ग्लास पे अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि पूरी लाइट इस क्लियर ग्लास से दूसरी ओर चली गई, यानी पूरा पार हो गया। तो ये क्लियर ग्लास क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन कार्डबोर्ड को जब हमने उठाया और इस पर लाइट डाला तो ये लाइट वापस आ गई, यानी कार्डबोर्ड के पार नहीं गई, दूसरी ओर लाइट नहीं गई। तो ये जो है क्या है, ओपेक हुआ कार्डबोर्ड। और ऑयली पेपर पे हमने लाइट डाला, ये जो है कुछ लाइट ऑयली पेपर के दूसरे साइड गई और बाकी वापस आ गई, तो ये ऑयली पेपर क्या हुआ, आपका ओपेक हुआ, ठीक है, सॉरी ट्रांसलूसेंट हुआ, ठीक है। ऑयली पेपर ट्रांसलूसेंट हुआ, कार्डबोर्ड आपका जो है ओपेक हुआ, और ये जो है क्लियर ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट हुआ। ये आप खुद घर पे आप चेक कर सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं लस्टर। लस्टर, हम ये लस्टर क्या है कि किसी भी चीज़ को अगर हम देखें, खासतौर पे मेटल, तो ये क्या है कि हर एक की अपनी एक चमक है। जैसे कि आपने गोल्ड लीजिए तो ये सबसे शाइनिंग जो है ज्वेलरी को आप देखें, सोने को देखें तो बहुत ही चमकती हुई चीज़ होती है। तो लस्टर इसी को कहते हैं कि यू मे हैव नोटिस दैट द सरफेस ऑफ सम मटेरियल इज शाइनी व्हाइल अदर्स इज रदर डल। दिस शाइन ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड लस्टर, ठीक है। कुछ मटेरियल को आपने देखा होगा कि शाइन नहीं करते, कुछ मटेरियल को देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, और तो इसी शाइनिंग को क्या कहते हैं, लस्टर, लस्टर कहते हैं। इफ़ यू केयरफुली लुक एट वैरायटी ऑब्जेक्ट्स you will observe that materials that generally show luster are metals। अगर अलग अलग मटेरियल्स को हम देखें तो हमें पाएंगे कि ज़्यादातर ये लस्टर यानी ये शाइनिंग क्वालिटी जो है ये मेटल्स में ही मिलती है। तो मेटल्स में गोल्ड में सबसे ज़्यादा है, और सिल्वर में, और जो है आयरन, स्टील में, ये सारी चीज़ों में ये जो है हमें ये जो है लस्टर हमें मिलता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। मटेरियल सच एज गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हैव लस्टर। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल्स लाइक एन आयरन या कॉपर, स्टील में नॉट अपीयर शाइनी। और दूसरी तरफ कुछ और मटेरियल हैं जो जैसे कि आयरन हुआ या कॉपर स्ट्रिप हुआ, ये बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होंगे, लेकिन इनको रगड़ के, रब करके सैंड पेपर से इनका जो है ऊपरी लेयर, टॉप लेयर जो होता है वो हटाने के बाद इसको जो है जो लेयर आएगा वो शाइनिंग लेयर होगी, तो वो चमकने लगता है। रगड़ करके इसको सैंड पेपर से शाइन किया जाता है। सब मटेरियल लूज देयर लस्टर ऑन एक्सपोजर टू एयर। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो वक्त के साथ एयर से जो है मिलके ये जो है इसको जो है मॉइस्चर
की वजह से ये जो है इसकी चमक खत्म हो जाती है। तो सो मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर लस्टर। तो इसलिए लस्टर के बेसिस पे भी मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है कि चमकीले मटेरियल हैं, जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, स्टील हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपने समझ लिया होगा। अब हम आते हैं इस पे हार्डनेस को। हार्डनेस मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस या स्क्रैच इजली आर कॉल्ड सॉफ्ट, वाइल सम अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। यानी ऐसा कोई मटेरियल लेकिन जैसे कोई बॉल ले लीजिए, हाँ, और बॉल को आप दबाइए तो देखेंगे कि वो दब जा रहा है। या आप कोई भी अगर आप देखें कि पिलो को ले लीजिए, आप उसको दबाइए तो आपको दब गया, दैट इज़ यानी वो जो है सॉफ्ट मटेरियल। पिलो आपका सॉफ्ट मटेरियल है, आपका बॉल जो है, रबर बॉल जो है, ये दब रहा है, ये सॉफ्ट मटेरियल। लेकिन अगर लकड़ी का टुकड़ा लीजिए, उसको प्रेस कीजिए तो ज़रा सा टच से मस नहीं होगा। लोहे का अगर कोई टुकड़ा लीजिए और उसको दबाने की कोशिश कीजिए तो वो दबेगा नहीं। दैट मटेरियल इज हार्ड एंड दैट मटेरियल which can easily be easily compressed are called soft material, which cannot be compressed are called hard material। और जो आसानी से कंप्रेस है, उसको हम दबाएं, कहीं से दब रहा है मारकर, देखिए तो ये क्या है, हार्ड मटेरियल है। और इसी तरह ये बोर्ड को हम दबा रहे हैं, देखिए तो ये बोर्ड का टच से मस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम रबर को ले लें, देखिए ये रबर है, तो ये रबर देखिए हमने दबा दिया, ये मुड़ गया, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली ये सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, अगर रबर के बॉल को लेंगे और दबाएंगे तो वो जो है दब जाएगा। Try to place different types of materials such as iron, wood, rubber with your hands. You will find that some materials such as rubber can be pressed easily. They are soft material. On the other hand, wood and iron cannot be pressed easily. They are hard materials. So material can be classified on the basis of their hardness. तो मटेरियल्स क्या है, उसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग ही भी उसको क्लासीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ तक हम रहेंगे बच्चों, ये प्रैक्टिकल है। आप खुद कोई बॉल, दो तरीके का बॉल ले लें या ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लें और उसको दबाने की कोशिश करें और उसके बाद से फाइंड आउट करें कि कौन सा हार्ड मटेरियल, कौन सा सॉफ्ट मटेरियल है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, आप करने की कोशिश कीजिए घर पे। आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास हम ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है इसको पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।